गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। मैंने व्हाट्सएप भी शेयर किया था, पीडीएफ और वीडियो भी शेयर किया है। अब हम उसके थर्ड टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंडिकेट रीजन्स of strong and weak electric field. Okay, equipotential surfaces indicate regions of strong or weak electric field. मतलब हमारे पास वो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं जो ये इंडिकेट करेंगे कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है या कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। सबसे पहले अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ये, ठीक है। एक बार वापस से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। दैट मीन्स E इज नेगेटिव ऑफ dV by dr when any physical quantity is divided by its position vector, that it is known as पोटेंशियल, इट इज़ नोन एज ग्रेडियंट। ओके, हम अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, सपोज यहाँ पे हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो अगर हम उस फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम उसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, दैट इज़ नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, या उसे बोलते हैं हम लोग ग्रेडियंट। दैट इज E इज इक्वल्स टू माइनस dV बाय dr, और अगर हम इस R को यहाँ ऊपर ले जाएं तो क्या बोलेंगे, dr इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ dV अपॉन E। दिस V इज नोन एज पोटेंशियल एंड E इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से हमने फॉर्मूला निकाला है। नाउ सिंस dV इज कांस्टेंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि VA है ना माइनस VB इज इक्वल्स टू 0 एट एनी इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया कि dV is equals to constant. That means either we can say delta V or we can say dV, ठीक है। These both are, क्या बोल सकते हैं हम इसे, 0. This is a huge difference and this is a small difference. Okay, जब अगर ये constant हो जाएगा that means this physical quantity is constant, ठीक है। So what becomes, इसका मतलब क्या है, जो हमारा dr है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन E के, या हम लोग इसे बोलेंगे dr is inversely proportional to E. Okay, now if E is strong, that means बहुत ज़्यादा है, large है, then dr will be small, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और इन्वर्स प्रोपोर्शनल में क्या होता है, अगर ये यूनिट ज़्यादा बड़ी हो रही है तो इसका मतलब ये यूनिट छोटी हो जाएगी। यूनिट का मतलब फिजिकल क्वांटिटी। दैट इज द सेपरेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी स्मॉलर, ठीक है। सेपरेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी स्मॉलर वेयर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्राउडेड, और उसका उल्टा, जहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्राउडेड होगा वहां पे उनके बीच का सेपरेशन कम होगा, और वही उल्टा है, जहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्राउडेड नहीं होगा वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस की वैल्यू भी बड़ी होगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। मतलब दो अगर हमारे पास सरफेस हैं, इधर वो रेक्टेंगुलर हैं या फिर वो स्फेरिकल हैं, अगर हम लोग दो सरफेस की बात करते हैं तो वह भी कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ओके, इफ टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट, अब क्वेश्चन ये बनता है कि अगर ऐसा होगा तो क्या हो सकता है, इसलिए नहीं करते हैं। तो इसका रीजन क्या है, if two equipotential surfaces intersect, then at the point of intersection, जहां पर सपोज ये एक सरफेस है, ठीक है, और मान लेते हैं ये दूसरा सरफेस है, एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो गए, तो ये हो गया इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये वाला, ठीक है। तो जहां पर एक दूसरे से मिल रहे हैं, दिस क्रॉस लाइन इंडिकेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहां पर क्या होगा, देयर विल बी द टू वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू तो एक ही हो सकती है।
अगर दो सरफेस आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां पर ये चांसेस हो जाएंगे कि वहां पर दो वैल्यू होनी चाहिए, और दो वैल्यू कभी भी होती नहीं है। इज दिस क्लियर? सेम मैंने ऐसा समझाया था जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। वाई टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। ओके, यहां पर एक ध्यान रखने की बात है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वापस से सेम इज अ, क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं है तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। वाइल अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसकी, किसकी? पोटेंशियल ग्रेडियंट की, तो हम लोग क्योंकि इसे पोजीशन वेक्टर यहाँ पे शो कर रहे हैं, अगर पोजीशन वेक्टर है मतलब उसकी डायरेक्शन है, अगर उसकी डायरेक्शन होगी मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। नाउ द नेगेटिव साइन ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये जो आपने माइनस लगाया था दिस वन यहाँ पे सॉरी, क्या इंडिकेट करता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल with distance is always against the electric field intensity। ये जो रेट चेंज हो रही है ये हमेशा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में चेंज होगी। इज दिस क्लियर? इस लाइन को बहुत अच्छे से मार्क कर लेना अपने ब्रेन में या कॉपीज में। द नेगेटिव साइन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट shows that the rate of potential with distance is always against the electric field। तो यहां पर हमारे पोटेंशियल की बात खत्म हो गई। अब हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ना हमें पता है कि W इज ऑलवेज नोन एज, हम लोग बोलते हैं कि जो वर्क डन है वही हमारा क्या है? एनर्जी है। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही है जो हम लोगों ने वहां पर पढ़ा था, किसमें? पोटेंशियल, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? The work done in moving a charge from one point to another point। तो यहाँ पे लिखा है the work done in moving a charge Q from infinity to a point in the field against the electric force। जैसे सपोज ये एक चार्ज है हमारा Q1 और ये हमारा चार्ज है Q2, तो इन दोनों को एक दूसरे के साथ जब हम वर्क डन करेंगे उसी वर्क डन को आप लोग क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ व्हाट इज electrostatic potential energy, or we can say electric potential energy? The electrostatic potential energy of two system charges, ये आपके पास जो डायग्राम दिख रहा है, this is known as two system charge। now we already know W is equals to होता है Q into V। what is Q here? charge, and V is potential difference। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है, this is your Y axis, this is your X axis and this is your Z axis। यहाँ पे हमने एक चार्ज रखा है Q1, यहाँ पे दूसरा चार्ज रखा है Q2। तो यहाँ की अगर बात करें तो O से लेकर A तक का डिस्टेंस R1, O से लेके B तक का डिस्टेंस R2। तो यहाँ पे जो थर्ड डिस्टेंस होगा, अगर हम लोग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात कर ले जो क्लास 11 में है, तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1। इज दिस क्लियर? तो अगर हम अपना वापस से फॉर्मूला याद करें एनर्जी वाला, ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो पोटेंशियल यहाँ पे आर स्क्वायर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि W इज इक्वल्स टू Q इंटू V है हमारे पास फॉर्मूला। तो U इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 R2 माइनस R1। अब यहाँ पर R2 माइनस R1 लिखा है, आप इसे R12 भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑन 1 ड्यू टू 2। तो यहाँ पे लिखा है और U इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। 1, ये दोनों वन एंड द सेम थिंग है, ये लिखना भी करेक्ट होगा और ये लिखना भी करेक्ट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ थ्री सिस्टम ऑफ चार्जेस। कुछ फर्क नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास दो सिस्टम थे तो हमने दो में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल दिया और इधर लिख दिया Q1 Q2 अपॉन R12 या फिर R2 माइनस R1। अगर ज़्यादा हो, सपोज जैसे ये वापस से दिस इज योर Y एक्सेस, सॉरी X एक्सेस एंड Z, एक चार्ज Q1 यहाँ पर है, Q2 यहाँ पर है, Q3 यहाँ पर है, तो इसकी वजह से इस पर कितना है, इसकी वजह से इस पर कितना है और इसकी वजह से इस पर कितना है, हम लोग को अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो दिस इज योर R1, दिस इज योर R2 एंड दिस इज योर R3। अगर हम लोग इन दो चार्ज की बात कर रहे हैं तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, अगर हम इन दो चार्ज की बात करें तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, और अगर हम इन दो चार्ज की बात करें तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो गया।
क्लियर? तो क्योंकि ये 1 और 2 के बीच में है तो R2 माइनस R1, क्योंकि ये 3 और 1 के बीच में है तो R3 माइनस R1, और क्योंकि ये सॉरी ये 2 और 3 के बीच में है तो R3 माइनस R2। क्लियर? ये क्या हो जाएगा? R3 माइनस R2। ठीक है, अब इसका हम लोगों को टोटल वर्क डन निकालना है, या वी कैन से टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। सो U इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सेम थिंग Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1, अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 देन Q3। अब Q1 और Q2 दैट मीन्स ये दोनों, Q1 और Q3 दैट मीन्स ये दोनों, और Q3 और Q2 मतलब ये दोनों। ओके, तो ये हो गया 3 माइनस 1, ये हो गया 3 माइनस 2, तीनों को एक साथ ले लिया हम लोगों ने। इन तीनों को अगर एक साथ लेते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है। इज दिस क्लियर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तीनों में कॉमन है। बचा यहाँ पर क्या? Q1 Q2 अपन 1 2, ये 3 1 और ये 3 2। तो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ 3 चार्जेस। अब ऐसा अगर बहुत सारे चार्जेस के लिए हो तो आप निकाल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ n नंबर ऑफ चार्जेस। तो खाली हमें क्या करना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? 1/2। अब 1/2 यहाँ पे क्यों लिखा है? बिकॉज ये जितना भी चार्ज लग रहा है ये हमने पूरे को एक साथ ले लिया वेक्टर कैप पे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनिशियल वैल्यू 1 से लेके n तक सबमिशन वैल्यू। अब हमारे पास क्योंकि यहाँ पे j कैप है तो I इज नॉट इक्वल टू j, तो j इज इक्वल टू 1। इसको अगर आप छोड़ भी देंगे तो हमें डायरेक्टली ये चीज़ अप्लाई करनी है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। इस चीज़ को आप अभी ध्यान में ना भी रखें तो ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ें। नाउ नेक्स्ट इज एरिया वेक्टर। अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है, थोड़ा सा उससे मिलता जुलता है। यहाँ पर हम लोग लेते हैं दैट इज एरिया वेक्टर। स्मॉल एरिया ऑफ सरफेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर। ये हमारे पास एक स्मॉल एरिया है, स्मॉल सरफेस है। इस स्मॉल सरफेस का एक छोटा सा पार्ट, ठीक है, इसके ऊपर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया जिसको हम लोगों ने एन कैप लिख दिया। ठीक है, ये हमारी ds डायरेक्शन हो। तो दिस ds इज इक्वल टू ds एन कैप। दैट मीन्स स्मॉल एरिया ऑफ अ सरफेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर। हमारे पास कोई छोटा सा सरफेस पार्ट हो, छोटा सा एरियल पार्ट हो किसी भी सरफेस का, तो हम उसे वेक्टर की फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। Now the next and the very important physical quantity is electric flux। ठीक है, तो एक सिंपल सी डेफिनेशन देता हूं मैं आपको। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग पर यूनिट सरफेस एरिया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग पर यूनिट सरफेस एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे ये हमारे पास एक पूरा सरफेस है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो अगर हम इस छोटे से पार्ट का, जैसे इस यहाँ पे दिखला हुआ है ये छोटा सा पार्ट, ये छोटा सा पार्ट, ये छोटा सा पार्ट, हर जगह दिखा के समझाया हुआ है। जो जो हमारे पास स्मॉल पार्ट है ds ds ds, तो इस छोटे से पार्ट में से इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद एनी सरफेस इज डिफाइंड एज, देखो यहाँ से स्टार्ट होता है, the total number of electric lines of force that normally passes through that area। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा EDS, और क्योंकि यहाँ पर ये 90 डिग्री थीटा बन रहा है, और क्योंकि यहाँ दोनों के बीच में E और DS के बीच में, देखो यहाँ पे लिखा भी है, फिर भी समझा देता हूँ, E और DS के बीच में कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट को रिप्लेस करते तो हम लोग कौन सा थीटा लेते हैं? वी विल टेक कॉस थीटा। ओके, तो ये लिखा है डी फाई, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द सिंबल ऑफ फाई, पी एच आई, फाई। हम लोग कॉपी में इसको ऐसे लिखेंगे, सॉरी मैं इसे रेज कर देता हूं। हाँ जी, जब आपको इसे नोटबुक में लिखना होगा तो आप इसे ऐसे लिखेंगे, एक लाइन और उसके बीच में 0। ओके, तो दिस डी फाई इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पे हुआ हमारे पास डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस।
एंड जैसे हम लोग ये डॉट हटाएंगे तो व्हाट वी राइट, EDS cos थीटा। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ओवर द होल सरफेस अगर हमें पूरे पे निकालना है तो वापस से वही इंटीग्रल, दैट मीन्स फाई इज इक्वल्स टू टोटल सरफेस हो गया E डॉट ds, ये इसको हटाया तो हो गया ES cos थीटा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो E डॉट S लिखना है, ऊपर वेक्टर पोजीशन दिखा देनी है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये ध्यान रखना, बट इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर फील्ड, क्योंकि यहाँ पे ds लगा है तो ये प्रॉपर्टी किसकी है, वेक्टर फील्ड की, लेकिन क्वांटिटी कौन सी है, स्केलर। अब हमें इसकी यूनिट निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट को और S की यूनिट को आप लोग एक साथ मर्ज करेंगे। S मतलब सरफेस एरिया, तो हमारे पास निकल के आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम्ब स्क्वायर। व्हाट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम्ब स्क्वायर, ये तो हो गया MKS में। और अगर हम लोग बात करेंगे CGS की तो ये हो जाएगा जूल मीटर पर कोलम्ब। सॉरी, ये दोनों ही यूनिट MKS में ही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम्ब स्क्वायर and joule meter per coulomb, and it is not coulomb square, it is only coulomb per coulomb। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम्ब and this is joule meter per coulomb, both are correct। is this clear? होप ये 4-5 पेजेस आज क्लियर होंगे। इसे वीडियो देख के एक बार वापस अपनी नोटबुक में कॉपी करने की कोशिश कीजिए, जब लिखेंगे और PDF पढ़ेंगे साथ में तो होप पूरा समझ में आ जाएगा। कुछ भी डाउट हो तो यू कैन आस्क। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास किड्स। चलिए, ये 2-3 छोटी छोटी बातें और हैं जो समझा देता हूं, या हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे, ठीक है।